जी साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार ग्रेडमेंट क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूरोप महाद्वीप के बारे में इतना पढ़ लेंगे जिससे आपके क्वेश्चन वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बंद होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन फंस रहे होंगे। हम ये नहीं कह रहे आप सभी एग्जाम देखेंगे, सभी का पूरा फंस जाएगा, लेकिन इससे आपका मैक्सिमम फंसेगा। मदद बहुत मिलेगी इससे, यकीन मानिए। आपको एक नॉलेज मिल जाएगी यूरोप है कहाँ पे और ये क्या क्या है, इसमें क्या ओके इसके बारे में। ये तो यूरोप का कॉन्टिनेंट का मैप जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब यूरोप है हमारा। और यूरोप का आपने मैप देखें, अगर हम ग्लोब पर देखा जाए मेरे भाई, तो ग्लोब पर मैप ये दिखाई देगा। जिससे हम आज पढ़ा रहे होंगे उसकी PDF इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे भाई। ये वाला हमारा यूरोप है। आपको कहें तो ये वाला आपका भारत दिख रहा होगा इस साइड, और यहाँ पर यूरोप लगा हुआ है। ये वाला हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है। ये वाला एशिया के साथ में लगा हुआ यूरोप। और यूरोप में जनसंख्या के हिसाब से बात करा जाए तो इसका नंबर 3रा आता है, और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करा जाए तो 5वां नंबर आता है। बात हम यूरोप की कर रहे हैं। यूरोप का नंबर क्षेत्रफल के हिसाब से 5वें पे आता है। यकीन करिए, आपको जब ये पढ़ा रहे होंगे तो इसमें आप नॉर्वे पढ़ेंगे, स्वीडन पढ़ेंगे, फिनलैंड पढ़ेंगे। फिनलैंड वही फिनलैंड है जिसका हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक हमेशा फर्स्ट रहता है। और इसी में पढ़ रहे होंगे बेलारूस, पढ़ रहे होंगे पोलैंड, जर्मनी है, इसी में आइसलैंड है, इसी में UK, इसी में फ्रांस है, इसी में स्पेन है। पूछा जाता है कि फ्रांस किस कॉन्टिनेंट का कंट्री है, तो ये वाला डायरेक्ट बता सकते हैं मेरे भाई, फ्रांस तो हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। और इस कॉन्टिनेंट की हमने रैंकिंग बड़े अच्छे से याद करी थी। कहे तो आपको यूरोप इस साइड दिखाई देगा, यूरोप इस साइड दिखाई दे रहा होगा। यूरोप का मैप इस साइड का है, ये वाला है अंदर देखिए, वो उसमें शायद आ नहीं रहा होगा। इस साइड का मैप पे एक मैप और लगाएंगे जिससे आपको हल्का सा माइंड क्लियर करने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये वाला मैप थोड़ा सा आपके लिए कारगर जरूर साबित होगा। बड़ा अच्छा है। देखो इन कॉन्टिनेंट की बात कर लो मेरे भाई, तो आप ये तो कहते हुए आ रहे हैं कि सर पहले नंबर पे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट आता है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा जनसंख्या के हिसाब से तीसरा आता है। यही हमारा यूरोप है जो आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो रेड कलर से दिख रहा है, यही हमारा यूरोप है। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से आते हैं तो क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी रैंकिंग बिगड़ जाती है। क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी रैंकिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 6ठे नंबर पे आता। सॉरी, शायद गलत बोल रहे थे उस टाइम में, 5 बोल रहे थे, ये 6ठे नंबर पे आता है, क्योंकि ये 6 और ये एक 7 नंबर पे खत्म हो जाता है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने पिछली कई क्लासों में पढ़ाए हैं। ये हमारे कॉन्टिनेंट की लास्ट क्लास हो सकती है आज। इसके बाद हमारा कोई नया चैप्टर मिलना होगा ज्योग्राफी में। आ जाओ मेरे भाई, इसको बिना देरी करे इससे बनने वाले जितने क्वेश्चन होंगे यूरोप कॉन्टिनेंट से बताने की कोशिश करेंगे। बड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे हम लोग, बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, और आपको सब कुछ समझ में आने वाला। बेफिक्र होके बैठ जाइए। और आप अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो मेरे भाई आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए, कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ सकती है। जैसे हम बात करें यूरोप कॉन्टिनेंट की, तो यूरोप कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। यूरोप कॉन्टिनेंट की बात करें तो यूरोप महाद्वीप का 3rd रैंक आता है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। बेटा इसका रैंक कौन सा है? 3रा। क्षेत्रफल के हिसाब से 3रा रैंक है, और 6ठा स्थान के हिसाब से क्षेत्रफल के हिसाब से। नोट्स में ठीक लिखा हुआ था, बाई चांस हमारे मुंह से निकल गया था 5वां स्थान। अच्छा, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। किसका? प्रायद्वीपों का महाद्वीप क्यों कहा जाता है? इसका कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा। यूरोप है ना, वो कई बीच में पता पानी भरा हुआ है, बीच में सागर है, एक स्थलभाग मिल गया, फिर पानी, स्थलभाग, फिर पानी। तो प्रायद्वीपों का ये बोला गया, जैसे भारत है ना, भारत एक प्रायद्वीपीय कंट्री है, पेनिनसुलर कंट्री है। हमारे प्रायद्वीपीय देश है हमारा भारत, जिसमें पानी भरा हुआ है साइड में, बिल्कुल लैंडलॉक तो है नहीं। तो इसमें पता है क्या है, इसमें देखो अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, टुकड़े बहुत है इसके। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रायद्वीपीय वो होता है जो प्रायद्वीप मतलब स्थलभाग होता है, फिर इधर उधर पानी भरा होता है। ऐसे कई महाद्वीप मिलके हमारा बन गया एक कॉन्टिनेंट, इसको कहते हैं यूरोप महाद्वीप। तो यही कह रहा है, यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप कॉन्टिनेंट कॉल्ड कॉन्टिनेंट ऑफ पेनिनसुला, मतलब पेनिनसुला मतलब कहें तो ये बहुत सारे
प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, बहुत सारे प्रायद्वीपों के मिलने से एक महाद्वीप बना है यूरोप कॉन्टिनेंट है ना। मतलब बहुत सारे, मान लिया कि ये कहना चाह रहा है कि ये वाला कोई देश है, इधर उधर पानी भरा हुआ है, फिर एक देश है, इधर उधर पानी भरा हुआ है, फिर एक देश है, फिर इधर उधर, इन सबके मिलने से, प्रायद्वीपों के मिलने से एक कॉन्टिनेंट बन गया पूरा यूरोप, और इसीलिए इसका नाम कर दिया यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। आगे आ जाओ। मरुस्थल नहीं पाए जाते भाई, मरुस्थल नहीं होते मेरे भाई, चारों तरफ हर एक देश के इधर उधर पानी भरा, तो मरुस्थल कहाँ से होंगे मेरे भाई, मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। और प्रश्न डायरेक्ट आता है वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते, तो यूरोप कॉन्टिनेंट होता है आंसर। अच्छा इधर आ जाओ, तब आप कहोगे यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया के बीच क्या क्या पड़ता है मेरे भाई। तो आप देखो, एक बार हम मैप निकालने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ अच्छे समझा पाएं, तो शायद हमें एक बार इंडिया का मैप निकाल लें, इससे आप ये समझ पाएंगे कि ये किसकी बात कर रहे होगे, यूरोप और भारत के बीच में क्या क्या है। यूरोप और भारत के बीच की बात करेंगे। जस्ट अ सेकेंड, टाइम लेगा, लेकिन हमारा खुल चुका है टाइम से पहले ही एकदम अपने आप पे खरा उतरा मेरे भाई। हमारा डिजिटल है, डिजिटल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। और आ जाओ है, ये हमारा भारत है, ये वाला है ना, यही तो हमारा वो कौन सा है, यही तो हमारा यूरोप है। इस यूरोप और एशिया के बीच में क्या क्या पड़ता है वो लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, वो यहाँ पर लिखा हुआ है इस वाली स्लाइड पे। इस वाली स्लाइड को हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें मेरे भाई यूरोप और एशिया के बीच में, इधर एशिया था इधर यूरोप था, इसके बीच में पड़ता है एक यूराल पर्वत। कौन सा? यूराल पर्वत पड़ता है। पहली बार प्रश्न आता है यूराल पर्वत किसको, दो कॉन्टिनेंट के बीच में। और एक पड़ता है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर सुना है? हाँ कैस्पियन सागर। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो थोड़ा सा ढूंढना पड़ जाएगा और उसमें आपको दिखाई देगा, इस बोर्ड पे देखेंगे तब भी उसमें विजुअली हो पाता है, तो आप कहेंगे कैस्पियन सागर। एक वर्ल्ड मैप की किताब आती है या फिर मैप आता है, उसमें आप देख सकते हैं, बड़े साफ साफ दिखाई देते हैं ये वाली, बड़ा आपको मजा भी आने वाला। आप कहेंगे यूरोप और एशिया के बीच में मिल गया हमें तो कैस्पियन सागर, और एक आपको मिलेगा काकिसस पर्वत। ये तीन चीजें मिलने वाली है यूरोप और एशिया के बीच में। बड़े आराम से पढ़ने की चीजें हैं, इसमें जल्दबाजी से कुछ होगा ही नहीं, भाग जाओगे निकल जाओगे, चैप्टर ऊपर से चला जाएगा। ये वो चैप्टर है। मैंने कहा यूरोप और एशिया के बीच में यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर है, काकेसस पर्वत है। आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिख रहा है, हम बोल रहे हैं आपके सामने। और आ जाओ भाई अगली बात करें, तो अगली बात आप कर रहे होंगे तो आप ये कहेंगे सर जी ये बताओ यूरोप और अफ्रीका। आपके यूरोप और अफ्रीका कहाँ पे है सर? मैंने कहा यूरोप और अफ्रीका है ना, वो आपके देखो ये है यूरोप और अफ्रीका। एक सेकेंड, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। ये देखो अफ्रीका रहा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका है और ये वाला यूरोप है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में क्या है? भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। अब आ जाओ इस वाली स्लाइड पे मेरे भाई, अफ्रीका और यूरोप के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक है भाई साहब जिब्राल्टर की संधि, और वो भूमध्य सागर तो है ही, इसके बीच में जिब्राल्टर की संधि और है। जिब्राल्टर संधि वहां पे मिलेगी जो पानी भरा हुआ है। आगे आ जाओ, हम बात कर रहे होंगे बेटा इसमें फ्रांस की। अब इसमें ध्यान से देखना है, इस वर्ल्ड मैप में इसमें यूरोप कॉन्टिनेंट जो मैंने लगाया है, यूरोप कॉन्टिनेंट में फ्रांस कहीं पे दिख रहा है आपको? फ्रांस आपको अगर दिख गया तो भाई साहब आप कमाल हैं, नीचे की तरफ है, यही तो फ्रांस है, यही ना फ्रांस है। और इस फ्रांस के बारे में बात कर रहे होंगे, और इस फ्रांस से आपको हम जो जो नॉलेज मिलेगी, जो क्वेश्चन पूछेगा वो बता रहे होंगे। देखो फ्रांस की शुरुआत करते हैं, खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा लिखा हुआ है, पता क्या? खाद्यान्न उत्पादन के बाद, इसलिए इसे किसानों का देश कहा जाता है। हाँ फ्रांस को, ये वाला क्वेश्चन एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है पूरे विश्व से कि बताओ किसानों का देश इसे कहा जाता है। फिर भाई ये फ्रांस है और किस कॉन्टिनेंट में है, तो आप ये कहेंगे शायद उस पर आएगा नहीं, उस पर लगा लो, उस वाले है ना। इधर आ जाओ, मैंने कहा किसानों का देश कहा जाता है। और इसकी अगर फ्रांस की कैपिटल की बात करें तो क्या कहोगे आप? पेरिस किसकी राजधानी है? अगर पेरिस इसकी राजधानी है तो पेरिस को कहा जाता है मेरे भाई सिटी ऑफ फैशन। इसको फैशन नगरी कहा जाता है, ठीक है। इसको फैशन नगरी के नाम से फेमस कौन सा है? पेरिस। शायद आप आज पहली बार पढ़ रहे होंगे,
हो सकता है पहले से जानते हो कि मेरे भाई फ्रांस की कैपिटल तो पेरिस है, पेरिस को तो फैशन नगरी कहा जाता है। एक नाम और होता है सिटी ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की नगरी। मेरे भाई सब कुछ भरा पड़ा है पेरिस में। अगर मौका मिला बाई चांस किसी टाइम अगर हमारा तुम्हारा पेपर पेरिस में पड़ गया SSC का, तो मेरे भाई घूमने जाएंगे, सब देखेंगे भाई साहब कि फैशन नगरी और सुंदरता की नगरी। अच्छा, यहाँ पर एक जो आपको पूछा जाता है, ये पेरिस है ना, किस नदी के किनारे है? तो एक यहाँ पर लिखा हुआ है सीस नदी लिखा है। ये क्या लिखा हुआ है? सीन ना बना हुआ है, सॉरी, यहाँ पर सीन नदी है, यहाँ पर सीन लिखा हुआ भाई, तो हमके सीस नहीं है। यहाँ पर सीन नदी के किनारे बसा हुआ पेरिस। और आपको दिख रहा होगा कैपिटल जो पेरिस है फ्रांस की, इसी पेरिस में मिलता है एफिल टावर। एफिल टावर लगा हुआ है क्या? हाँ, एफिल टावर जो अपनी नुमाइश लगी थी उसमें भी लगाया गया था। एफिल टावर वो वहीं का था, पेरिस वाला। अभी वो पड़े हुए परखच्चे वहां पे देख लेना जाके। अब तो वहां से हट गया, लेकिन अभी पड़ा हुआ, कल देखा मैंने जाके। इधर आ जाओ, आपको पूछना होगा अंगूर से निर्मित शराब के लिए फेमस है कौन सा? ये हमारा फ्रांस की बात चल रही है। अब फ्रांस का है ना, ये अंगूर के से निर्मित शराब, अंगूर से शराब बनाई जाती है, इसके लिए फेमस है मेरे भाई। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? शैंपेन कहा जाता है किसको? जो निर्मित शराब होती है अंगूर से निर्मित शराब को क्या कहा जाता है? शैंपेन कहा जाता है। शैंपेन या शैंपेन जैसे कह पाओ आप, शैंपेन कहा जाता है। शैंपेन की बियर आती है, शैंपेन की शराब भी आती है, वाइन भी आती है मेरे भाई। एकदम ब्रांडेड होती है, अंगूर की निर्मित, महंगी भी हो सकती है। हाँ भाई, सब कच्ची वाली सबसे सस्ती, जो नशा करता है वो कच्ची वाली पी लेता है मेरे भाई। इधर आ जाओ, लेकिन आपको कभी नहीं पीना है। फ्रांस के बॉर्डर पर कंट्री पर पर्वत। अच्छा, फ्रांस के आसपास में ये कहना चाह रहा है, जो फ्रांस है ना और इटली के बॉर्डर पे कुछ पर्वत पड़ते हैं। जो हमारा जहाँ पे पेन चल रहा है, इसको नजर से करिए, इसको यहाँ पर कुछ पर्वत पड़ेंगे इस फ्रांस के बॉर्डर पे। इन पर्वतों की बात करेंगे भाई साहब, इस पानी में तो पर्वत होंगे नहीं, पर्वत होंगे वो फ्रांस और इसके बॉर्डर पे होंगे, जर्मनी के बॉर्डर पे, इटली के बॉर्डर पे। आ जाओ, इन पर्वतों की बात करते हैं मेरे भाई। इन पर्वतों की बात करोगे तो इसमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले फ्रांस के बॉर्डर पे मिलता है मेरे भाई स्पेन और फ्रांस के बीच में मिलता है पेरेनीज पर्वत। कौन सा? पेरेनीज पर्वत। और फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे, किस पे? फ्रांस और इटली के बॉर्डर की बात करिए। और इससे पहले किसकी बात करेगा वो? फ्रांस और स्पेन की बात कर गया। इसके बॉर्डर पे बना हुआ मेरे भाई पेरेनीज पर्वत, और इटली के बॉर्डर बना हुआ आल्प्स पर्वत। कौन सा? आल्प्स पर्वत। अगर नहीं सुना है तो ये वाला फेमस नाम है। आल्प्स पर्वत पूछे जाते हैं कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये फ्रांस और इटली के बॉर्डर पे हैं। अच्छा, स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता मेरे भाई जूरा पर्वत। कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। और जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पड़ते हैं हमारे बोसजेज माउंटेन मतलब बोसजेज पर्वत पड़ते हैं। ये वाले सभी चारों पर्वत दिख रहे हैं, ये सब फ्रांस के बॉर्डर पे हैं। कहे तो नाम ले, एक तो हमारा पेरेनीज का, एक अल्प्स पर्वत है, और एक हमारा जूरा पर्वत है, और एक हमारा वासेज पर्वत है। आगे देखो, आगे कुछ लिखा हुआ बेटा, इसको पढ़ने को मिलेगा कि फ्रांस और यूके इंग्लिश चैनल, फ्रांस और यूके इंग्लिश चैनल और डोवार की जल संधि द्वारा अलग होते हैं। कहें तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, फ्रांस और यूके हीरा और फ्रांस हीरा, इसके बीच में जो संधि पड़ती है वो कौन सी संधि बताई जा रही है बेटा? उस संधि का नाम बताया डोवर जल संधि। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनता है, यूके और फ्रांस के बीच में कौन सी जल संधि है? डोवर जल संधि। और कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल। ये चैनल वो चीज होती है जहाँ पर पानी छिछला बह रहा होता है, उसको चैनल कहा जाता है। ये हमारे टीवी वाले चैनल नहीं होते हैं। ओके, मैंने कहा इसका नाम दे दिया मेरे भाई। मैंने कहा छिछला पानी बह रहा है उससे चैनल तो कह दिया, लेकिन ये तो कई जगह पे होगा, कई देशों के बीच में होगा। बोले जिस देश के बीच में होगा उसका नाम अलग दे दिया, इसका नाम दे दिया इंग्लिश चैनल, क्योंकि यूके के बीच में है, यूके और फ्रांस के बीच में है, जो लो फ्लो ऑफ वाटर कहा जाता है। ये हमारा इंग्लिश चैनल पड़ता है, फ्रांस और यूके के बीच है। यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा रिवर। कौन सी रिवर? वोल्गा नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। और देखने को मिलेगा हाईएस्ट पीक इसकी माउंट एल्ब्रस।
क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ बेटा माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस याद रखना है कि हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। माउंट एल्ब्रस के बाद और आगे चले आइए, आपको कुछ नई जानकारी जरूर मिलेगी। देखो एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है, कौन है ये स्थित? अच्छा ये इटली की बात हो रही है बेटा, इटली कॉन्टिनेंट, इटली देश आ गया इसी का, यूरोप महाद्वीप का एक देश है इटली, और इटली के बारे में बता रहा है कि एड्रियाटिक सागर के किनारे बसा हुआ है, ये नाम है इसका, इटली का है, तो ये फ्रांस के बॉर्डर पे बसा हुआ है ना। ये हमारा एड्रियाटिक सागर, और इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। ये कुछ रीजन रहा होगा, सिमिलरिटी रही होगी, जिसकी वजह से इटली को यूरोप का भारत, यूरोप में अगर भारत है तो वो इटली है, मतलब इसके सिमिलर जैसा है तो इटली है, ये कहना जा रहा है। ये विश्व का सबसे बड़ा अंगूर और जैतून उत्पादक है। ये वाली मैंने कुछ बात और लिखी, फर्स्ट रैंक, मतलब अगर अंगूर उत्पादन में अगर पहला नंबर आता है तो मेरे भाई इटली का आता है, सबसे पहले अंगूर आना शुरू होता है इटली से। सबसे बड़ा फर्स्ट रैंक प्राप्त कर चुका है ये हमारा जैतून। जैतून जानते हो? जैतून पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लेकिन इसमें रैंक पहला है हमारे भाई, किसका है? इटली का है। और ये सबसे फर्स्ट रैंक जैतून उत्पादक है और अंगूर उत्पादक है। बेटा आगे देखोगे तो इसमें पढ़ने को मिलेगा आपको, बहुत अच्छी जानकारी लिखी हुई है कि पो नदी को इटली की, हाँ ये वाले प्रश्न डायरेक्ट छपते पेपर में कि इटली की गंगा किस नदी को आ जाता है, तो मेरे भाई पो नदी को। किस नदी को? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, सिसिली इटली का एक द्वीप है, इस द्वीप पर एस्ट्राम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मिली, इसको हाईलाइट करने वाली लाइन, अगर आपके पास नोट्स प्रिंटेड है तो वहाँ पे हाईलाइट करना। और ये लिखा हुआ है कहाँ पे कि कह रहा सिसिली है ना, वो इटली का ही एक आइलैंड है, इटली का एक आइलैंड है, इसका नाम है सिसिली, और इस द्वीप पर एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है एस्ट्राम्बोली। और एस्ट्राम्बोली को भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, एस्ट्राम्बोली को भूमध्य रेखा का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आपको ये रेखाएं अभी पढ़ाना बाकी है, आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे आप। आज हमारा कॉन्टिनेंट फिनिश हो जाएगा, बड़े हल्के फील करेंगे हम लोग इसके बाद। अच्छा ये बोलिए प्रकाश का स्तंभ कहा जाता है, बात नॉर्वे की आ गई है। बताओ नॉर्वे कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको दिखाई दे रहा है जो इस कलर से, अगर हम कलर करना चाहें बेटा तो ये हमारा नॉर्वे है। जो रेड कलर से दिखाई दे रहा है बेटा, कहे तो ये वाला रेड कलर से दिखाई दे रहा है, यही नॉर्वे है। और नॉर्वे के बारे में और चर्चा कर ले मेरे भाई। नॉर्वे में लिख के दे दिया कि हाईली डेवलप्ड कंट्री, विश्व का सबसे विकसित देश है तो मेरे भाई नॉर्वे है। और मानव विकास सूचकांक इसका कैसा रहता है, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपके पैरामीटर देखे जाते हैं, 4-5 रखे जाते हैं, किसी को भूखा नहीं मरना चाहिए, विकास होना चाहिए, उन सभी पैरामीटर में सबसे खरा उतरता है तो मेरे भाई नॉर्वे होता है। ये सूचकांक में उच्च रहता है, विश्व का सबसे विकसित देश है, और ये उत्तरी सागर से बिजली का उत्पादन करता है और पड़ोसी देशों को आपूर्ति करता है। ये कह रहा उत्तरी सागर से, कहें तो इसके इस साइड में जो हमारा इस साइड की तरफ जो सागर है उससे बिजली का उत्पादन करता है मेरे भाई, और इसके पड़ोस की कंट्री को ये बिजली का आपूर्ति भी कराता पड़ोसी देशों को। नॉर्वे में फियोर्ड तट देखने को मिलते हैं जो कटे छटे तट होते हैं। सॉरी, नॉर्वे में फियोर्ड तट देखने को मिलते हैं। कौन से? फियोर्ड तट, और ये कटे छटे तट होते हैं। और आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है बेटा, क्या कह रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, बंदरगाह डूब रहे हैं, है ना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, लिख रहा है कि आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो बंदरगाह हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, प्लस बंदरगाह डूब रहे हैं। इसका रीजन बताते हैं मेरे भाई, आ जाओ इधर। हम बताना चाहेंगे इस वाले मैप पे, इस वाले पे समझ लो। यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर है, नीचे अटलांटिक है, यहाँ पर आर्कटिक है, यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। जब यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, तो पानी का स्तर इस वाले देश के लिए खतरेबंद हो जाएगा। जब ये पानी पिघलेगा तो पानी ये आएगा, और यहाँ पर जो बंदरगाह बने होंगे ना
वो डूब जाएंगे। यही तो कहना चाह रहा है। हाँ, इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ उस पॉइंट में। और कहें तो ये वाला आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर लिखा होगा, इस वाले कॉन्टिनेंट पे आएंगे तो ऊपर लिखा हुआ हमारा आर्कटिक ओशियन। ये आर्कटिक ओशियन लगातार मेल्ट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पिघल रही है। इसी बार देखा होगा ठंडक कितने दिन पड़ी हमारी, क्योंकि हमारा विंटर का सीजन है बहुत कम दिनों के लिए आया है। आज तो मेरे भाई इससे बात करते कुछ और। ये लिखा हुआ आर्कटिक ओशियन मेल्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ लिखा हुआ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के कारण, वैश्विक तापन के कारण कहे तो हिंदी में, और इसकी वजह से बंदरगाह डूब रहे हैं यहाँ के। अच्छा, अब बात हम करेंगे डेनमार्क की। आपको कहीं इस वाले मैप में कोई डेनमार्क दिख रहा है? बताना। ओके, क्या दिख रहा है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं एक बार देखना। हाँ, डेनमार्क देखने जा रहे हैं। अच्छा, डेनमार्क कहाँ पे बता रहे हैं आप? यही डेनमार्क है। अच्छा, इसमें साफ साफ पेज पर नहीं हो पा रहा होगा, ये डेनमार्क है। तो डेनमार्क के बारे में जो नॉलेज चाहिए वो हम पूरी देने की कोशिश करेंगे, भले चाहे हम दिखा ना पाए। अच्छा, डेनमार्क ये एक जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। ये एक प्रायद्वीप जिस पर बसा हुआ है ना, उसका नाम है जूटलैंड आइलैंड। जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। यह उत्तरी सागर से लगा हुआ है। ये उत्तरी सागर से लगा हुआ, इस वाले सागर से लगा हुआ। ये कौन सा? हमारा डेनमार्क। और लिखा हुआ है यहाँ पर एडिंग पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है, और डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस है, और यहाँ विश्व की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है मेरे भाई। और यहाँ पर चूना पत्थर के निक्षेप या जमाव प्राप्त होते हैं। ये बात डेनमार्क की होगी मेरे भाई। और रेनफॉल यहाँ पर होती है मेरे भाई 16 सेंटीमीटर तक। और टेम्परेचर यहाँ पर गर्मियों में 16 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। बात हम डेनमार्क की कर गए। डेनमार्क में ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं रहता है। कहाँ गर्मियों में 16 डिग्री जा रहा है, और सर्दियों में 0 डिग्री। कहने का मतलब हाथ पैर बंद हो जाएंगे, बिल्कुल जकड़ जाएंगे। और यहाँ पे रेनफॉल 16 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला स्थित है। ये डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। और एडिंग पहाड़ी यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी है। यह उत्तरी सागर से जुड़ा हुआ है, इसका नाम डेनमार्क है, और जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। इतने सारे पॉइंट अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको सच में आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो जाएंगे आप, अगर ये वाली बातें याद हो जाएंगी। लेकिन पूरी तो किसी को याद नहीं होती है, थोड़ी बहुत छूटी जाती है। अच्छा, इसमें हम कुछ बात करने जा रहे हैं। आपने नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन का, और नाम सुना होगा ग्रेट ब्रिटेन, और नाम सुना होगा यूके का। इन दोनों चीजों को आज समझते हैं। आपने नाम सुना होगा यूरोप कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड आता, वेल्स आता और स्कॉटलैंड आता है ना। तो ये तीनों जब मिल जाते हैं तो इन तीनों को मिला के कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इन तीनों को मिला के कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अगर हम इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड कहें तो ये तो हमारा ग्रेट ब्रिटेन है बेटा। अगर ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आइलैंड और मिला दे तो हमारा यूके कहलाता है। कहें तो इस वाले मैप पर देख लो, आ जाओ क्या बोल रहे हैं। अगर हम नॉर्थ आयरलैंड को नॉर्थ आइसलैंड बोलना चाहिए, वहां पे गलत लिखा हुआ है, वहां पे आइसलैंड को मिला लें तो हमारा यूके हो जाएगा। कहे तो इस वाले मैप में देखा जा सकता है। यही वाला तो है। अच्छा, आयरलैंड ही है ये, हम आइसलैंड बोल रहे हैं। ये हमारा है ये ग्रेट ब्रिटेन है। इतना तो ग्रेट ब्रिटेन है। और ग्रेट ब्रिटेन में बेटा 3 कंट्री आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अगर इसमें आयरलैंड को भी जोड़ लें तो ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? यूके कहलाते हैं, यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं। यूनाइटेड किंगडम अलग है और ग्रेट ब्रिटेन अलग है। ग्रेट ब्रिटेन में सिर्फ 3 देश आते हैं, जबकि यूके में वो 3 देश प्लस का ये आयरलैंड और आ जाता है। शायद सभी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो हम एक बार इसको जूम और कर देते हैं ताकि तुम्हारी बिल्कुल समस्या खत्म हो जाए। समस्या को खत्म करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, और समस्या खत्म करके ही जाएंगे मेरे भाई। हम कहना चाह रहे हैं इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड इसमें है, और आयरलैंड को भी अगर मिला लें तो ये दोनों मिलके हमारे क्या कहलाते हैं? यूके कहलाते हैं। इतना अगर आप समझ गए तो हम आ जाए थोड़े से पीछे बैक लौट के
और आपको कुछ और पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगली हम बात कर रहे होंगे फिनलैंड की। फिनलैंड की अगर बात करें, यह यूरोप का उत्तरी देश है। यह यूरोप का उत्तरी देश है फिनलैंड। फिनलैंड है यूरोप का उत्तरी देश है। आप कहेंगे कहां पे दिख रहा है फिनलैंड? कहां पे? ओके, हम इस पे कलर कर देता हूं रेड कलर, या फिर आपकी इच्छा चले तो हमारे पास कलर बहुत मौजूद है, ये कलर हो सकता है। अगर ये भी कलर पसंद ना आए तो मेरे भाई ये कलर पीला वाला, ये हमारा फिनलैंड। चलो मेरे भाई, आप फिनलैंड अगर देख गए तो ये यूरोप का उत्तरी देश है सबसे नहीं, और यहाँ पर ये 1000 झीलों का देश कहा जाता है। रीजन क्या है? यहाँ पर 56,000 लगभग झीलें हैं। हाँ, 56,000 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर लेक्स होने की वजह से ये 1000 झीलों का देश कहा जाता है। हजारों झीलों का देश कहा जाता है। इसको किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। और सबसे बड़ी झील कौन सी है यहाँ पर? सायमा। बोलो तेज से, सायमा, सायमा, सायमा। 56,000 झीलें होने के कारण ये झीलों का, हजारों झीलों का देश कहा जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी झील जाए सायमा पे कुछ लोगों को नींद बहुत मीठी आ रही है, बहुत, सच में बहुत ज्यादा है। अच्छा इधर आ जाओ, हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाल्टी है। ये फिनलैंड की बात कर रहा है शायद। फिनलैंड की सबसे ऊंची है ना, वो जो पीक है वो हाल्टी बता रहा है। और ये कह रहा है डेंसली फॉरेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप, सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं इस यूरोप में। और आगे बोल रहा है कि यहाँ पर विंटर में टेम्परेचर, सर्दियों में -32 और गर्मियों में 27 डिग्री टेम्परेचर नापा गया है। बात यूरोप की चल रही है बेटा। यूरोप का तापमान 27 डिग्री गर्मियों में और -32 सर्दियों में चला जाता है। तो भाई साहब अब अपनी कोचिंग यूरोप में खोलेंगे चल के, भाई साहब वही मजा आएगा। सर्दियों में आराम से बैठे बैठे पढ़ेंगे, हमारे -32, तुम भी शांति से बैठे रहोगे, हम भी शांति से पढ़ाते रहेंगे, है ना। वो लिखना नहीं पड़ेगा ना, हाथी काम नहीं करेंगे वहां पे फिर तुम्हारे। इधर हम बात करेंगे जर्मनी। इसमें देखो बेटा, जर्मनी की दिख रहा है? जर्मनी पे नजर डालो, कहाँ पे जर्मनी है? अच्छा, डेनमार्क के नीचे बताया जा रहा है कि ये वाली जर्मनी है। अच्छा, जर्मनी के देखते हैं जर्मनी में क्या क्या देखने को मिलेगा बेटा। जर्मनी में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। यूरोप का एक मुख्य देश है। पहली बात, जर्मनी एक मेन कंट्री है। कहते हैं मेरे घर का मेन आदमी है ये, वैसे ही है ना। जर्मनी है ना यूरोप का एक मुख्य देश है। और आगे देखो, इसकी सबसे लंबी नदी है ना, वो हमारी राइन रिवर है। कौन सी? राइन नदी है। और विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है। विश्व की सबसे व्यस्त नदी कहा जाता है क्योंकि इसमें नेविगेशन का ट्रैफिक रहता है बहुत ज्यादा। नेविगेशन कहते तो नौका गम्य है। यहाँ पर नौका का गमन, जो नाव होती है, नाव, बोट, इनका बहुत ज्यादा होता है इसमें। इसका गमन ज्यादा होने के कारण विश्व की सबसे व्यस्त नदी बताई गई है। और नाम इसका राइन रिवर है। और सबसे लंबी नदी है किसकी? जर्मनी की। जर्मनी की। अच्छा, ये क्या देगा राइन रिवर के नीचे? ये है ना, ये घाटी है, कोयला का जमाव पाया जाता है। अच्छा, राइन नदी में घाटी है, उसमें पता कोयला का जमाव पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन एक बनता भाई कि कोयला का जमाव पाया जाता है। ये कौन सी नदी जर्मनी की? वो राइन नदी है। और इसलिए कोयला नदी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम पड़ गया। जैसा काम वैसा। आप घर में अगर ज्ञानी इंसान होगे, गांव में इंसान क्या ज्यादा गणित बड़े जोड़ लेते होगे, भाई साहब गांव के लेखपाल कहने लगते उससे, मैंने चाहे लेखपाल हो चाहे ना, भाई साहब लेखपाल साहब यू खेत थोड़ा बांट देना, इसको कर देना। अगर थोड़े से गणित जानते हो, कुछ और कहने लगते हैं, कुछ नया निकनेम पड़ जाता है। ऐसा ही हाँ, कुछ मास्टर साहब आ जाओ। तो हमारे गांव में ऐसे कई थे कि खेत का हिसाब चाहे तुम्हारा ऐसा कोई ना खेत, तो बताओ कितने टुकड़ों बांटना, उतने टुकड़ों बराबर बांट देते थे वो एकदम। और बिना कैलकुलेशन, बिना पेन चलाए ऐसे ऐसे यहाँ से इतना नाप लेना जाके, और 3 जगह बट जाएगा, 4 जगह बट जाएगा। ऐसे वाले इंसान होते, कहते गाँव के लेखपाल हैं ये तो हमारे, ऐसे करके। वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर हिसाब है कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इसमें कोयले का जमाव हो जाता है। इसका नाम रख दिया कोयला नदी। कोयला नदी है, इसमें कोयले का जमाव है इसलिए। और आगे पढ़ने को मिलेगा बेटा, रूर नदी राइन नदी की
अच्छा, रूर नदी एक यहाँ पे पाई जाती है बेटा। ये बोला जा रहा है कि रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है। और रूर रीजन किसे कहते हैं? जो खनिजों के लिए फेमस होते हैं उसको रूर कहा जाता है। एक नया शब्द देखने को मिला, रूर। हम भी पहली बार पढ़े, हमने कहा रूर क्या होता है यार, रूर। तो रूर का मीनिंग असली निकला, जब गूगल किया तो पता चला जो खनिजों के लिए फेमस होता है उसको रूर कहा जाता है, रूर क्षेत्र। जैसे उपजाऊ भूमि होती है वैसे ही रूर क्षेत्र होता है। और जैसे हमारे भारत का रूर होता है कौन सा? छोटे नागपुर का पठार। भारतीय रूर कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ये रूर की तुलना किससे करी गई है? ये रूर है ना, ये रूर नदी है ना, ये खनिजों के लिए फेमस है, इसलिए भारत के छोटे नागपुर में भी खनिज पाए जाते हैं, बोलिए भारत का रूर हो गया ये। वैसे एक्चुअल में रूर नदी है वो कहाँ पे है? जर्मनी में पाई जाती है, जो कि राइन नदी की सहायक नदी है। इसमें क्या पाया जाता है? इसका रूर, ये बोला रूर नदी राइन नदी की सहायक नदी है। और रूर रीजन वो होता है फेमस फॉर मिनरल्स। ओके, अब आप इतना पढ़ चुके हो तो आगे कुछ और पढ़ने को मिलेगा बेटा। इसमें कुछ दे रखा है, मेजर माउंटेन ऑफ जर्मनी। जर्मनी के कुछ प्रसिद्ध, हाँ, उसमें एक अयस्क और माउंटेन है, अयस्क पर्वत है। एक यहाँ पर हर्ज पर्वत है, और यहाँ पर एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, और यहाँ पर एक क्या लिखा हुआ है? स्वावियन। जर्मनी के मुख्य पर्वत है, मतलब बाद में तो मैंने ये लिख दिया जर्मनी के मुख्य पर्वत ये ऊपर के एस पर्वत, हर्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। एक स्वाविजय लिखा हुआ है, स्वावियज लिखा है, स्वावियन, स्वावियन लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब हमें समझ में आ रहा है, ये लिखा हुआ स्वावियन, स्वावियन है ना। ये सभी पर्वत है ना, ये चारों पर्वत है, ये जर्मनी के मुख्य पर्वत हैं। एक तो अयस्क पर्वत, हर्ज पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। आ गया, ये बीच में मैंने काट रखा है, यहाँ पर लिखते हैं, जूरा लिखा है, स्वावियन जूर पर्वत। एक बार गूगल करना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, एक कंट्री और पढ़ी होगी तुमने, इसमें कहीं दिखाई दे रहा है नीदरलैंड। एक बार देखना, नीदरलैंड कहाँ पे बताओ? नीदरलैंड किसी बच्चे को दिखाई दिया? नीदरलैंड, नीदरलैंड अगर कोई बच्चा ढूंढ देगा तो आप ये समझेंगे हाँ मैप की अच्छी खासी जानकारी है आपको। नीदरलैंड आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई। नीदरलैंड कहाँ पे दिखाई देगा मेरे भाई? नीदरलैंड इस वाले मैप में विजुअल नहीं है मेरे भाई। नीदरलैंड है कहाँ पे? इस वाले मैप को हटा के इस वाले मैप को लगा लो, यहाँ पर बताओ नीदरलैंड कहाँ पे है? इस वाले में। ये फ्रांस है, ये इटली है, ये आयरलैंड है, ये यूके है। ओके, जर्मनी के अगर पास देखोगे तो हम किसको ढूंढ रहे हैं? इसमें अच्छा, जर्मनी के पास में ये वाला बता रहे हो? ये वाला है नीदरलैंड, तो इस वाले में मिलना चाहिए फिर। जर्मनी के पास में ये रहा नीदरलैंड, मिल गया फाइनली मिल ही गया। ये देखो नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, यही तो नीदरलैंड है। अच्छा, नीदरलैंड अगर यहाँ पर दिख गया तो नीदरलैंड इसमें भी दिखना चाहिए आपको। ये रहा नीदरलैंड, दिख गया नीदरलैंड। अब आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं मेरे भाई, हमें दिखाई भी तो देना चाहिए बात किसकी हो रही है ना। इस नीदरलैंड में बात करें तो ट्यूलिप की खेत के लिए प्रसिद्ध है। एक ट्यूलिप की खेती होती है यार, किसकी? ट्यूलिप का फूल होता है। अगर आपने कभी देखा हो, गूगल पे कभी देखा हो, आ गया हो तुम्हारे सामने, गूगल पे करना, ऐसा होता है एकदम गोल टाइप का, नीचे जाता है ऐसे करके। ट्यूलिप की खेत के लिए फेमस है ये हमारा नीदरलैंड। और लिखा हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट, जो हेग में मुख्यालय है, बोला जाता ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ का एक मुख्यालय हेग नीदरलैंड बोला जाता है ना। वो हेग यही लिखा हुआ है, इसी नीदरलैंड में हेग है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर आपका मामला भारत में नहीं सुलझ पाता है, अगर देश देश के बीच का विवाद होता है, तो मेरे भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
जो कि हमारा नीदरलैंड हेग में है, जहाँ पर कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, वहां पर समझौता होता है जाके। एक मुख्य न्यायाधीश और 14 उसके न्यायाधीश होते हैं। जैसे हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो उसमें मुख्य न्यायाधीश 1 होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। कुल न्यायाधीश 34 होते हैं। कहने का मतलब जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे, दिल्ली में बना हुआ है। ओके, इधर आ जाओ। ये लिखा हुआ है डैन्यूब नदी जर्मनी से गुजरती है, और डैन्यूब नदी के आगे देखो रूस आ गया बेटा। ये रूस है, ये सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के। कहाँ है भैया रूस? रूस इस वाले में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मेरे भाई रसिया इसमें दिख रहा होगा। ये रहा, इसमें डबल भाषा, लेकिन ऊपर वाली भाषा समझ में नहीं, नीचे वाली समझ में आ रही होगी। रूस की कैपिटल मॉस्को है ना। ये रूस दे रखा है बेटा, और रूस के बारे में अब पढ़ना शुरू कर दो मेरे भाई। रूस है ना विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के आधार पे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया, तो कहना रूस ही है केवल। रूस सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा रूस के बाद बेटा लार्जेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, तो कहाँ पे है? रूस आपने इमेजिन कर लिया कहाँ पे था। अगर और इमेजिन करना चाहते हो तो मेरे भाई आपके लिए हम बिल्कुल खड़े हैं, आपको इमेजिन पूरा करा देंगे। और रूस आपको इस वाले मैप में और दिख सकता है। क्या आपको रसिया दिख सकता है इसमें रसिया को पॉइंट आउट नहीं करा है, लेकिन रसिया इसमें भी है और रसिया इस वाले में भी होगा। इस वाले में रसिया हमें साफ साफ दिख रहा है। देखो बेटा, इस वाले में रसिया को हम देख सकते हैं बड़े अच्छे से। कहे तो जब आपको इस कलर से दिख रहा है, रेड कलर से, यही रसिया है। ओके, यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा जापान भी कलर्ड हो गया। इधर हमारा एशिया का, ये रसिया को सिर्फ पढ़ना है हमें तो। अच्छा, रसिया अगर आपने इसमें देख लिया है तो आपका काम हो गया खत्म। अब आ जाओ रसिया के बारे में क्या क्या जानकारी मिलेगी आपको। रसिया के बारे में जानकारी मिलेगी मेरे भाई। देखो रसिया के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी लंबी रेलवे लाइन यहीं पर है, और जिस लाइन का नाम क्या है, तो ट्रांस साइबेरियन। प्रश्न कितनी बार रिपीट होता है और बच्चा 80% उत्तर सही देता, हमेशा इसका हमेशा सही आता है, तो आपको गलत नहीं आना चाहिए। आपका सभी विषयों में पकड़ होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जीएस में वहां पर पकड़ होनी चाहिए जो सरल क्वेश्चन बच्चा सही कर रहा है। तुम्हारे सरल सही जाए, कठिन जाए, गलत चले जाए जीएस में। कंपटीशन इसी दौर का रह गया मेरे भाई। जो उधर गलत होगा उसकी भरपाई जीएस करेगी, कुछ नंबर बढ़ा के सिलेक्शन कराती है। ये हमारा नहीं, कई लोगों का ये टारगेट रहा है, हमारा भी रहता है। फिर भाई उधर की मजबूती कर लो, और जीएस में सरल सरल जितना है वो सब पता होना चाहिए। जितना सरल सरल, चाहे हमारा पॉलिटी का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे हिस्ट्री का, सरल सरल तो पता ही होना चाहिए। जो सरल सही जाना, सरल सही कर दिया फिर तो भाई साहब जीत गए। जो जीएस में ज़्यादा अच्छा करता है ना, वो उधर मैथ और उधर लीप आता है, फिर उधर फिर बिल्कुल हालत ख़राब होती है उसकी। जीएस पढ़ने में बहुत टाइम चला जाता है अगर जीएस पे ही डिपेंड हो गए। जीएस को उतने टाइम तवज्जो दो जितने इजी वाले क्वेश्चन सही हो जाए। जो हमारा रिजल्ट बनेगा ना वो उधर से ही बनेगा, ये हमेशा कहेंगे। अगर आप पुलिस की बात करेंगे तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी ही सिलेक्शन कराएगी। अगर वो कमज़ोर पड़ गए तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगे। भाई साहब ये धोखेबाज चीज़ है जीएस, बहुत पता नहीं क्या रखते। आप पढ़ा रहे हैं लेकिन सरल ना गलत हो जाए, इसलिए पढ़ा रहे हैं इसको। ठीक है, चलो भाई। मैंने कहा सबसे लंबी रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस साइबेरियन लाइन, और ये स्टेशन है पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक तक जाता है। जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है ट्रांस साइबेरियन लाइन है बेटा, 9289 किलोमीटर। 9000 बेटा, इतना तो हमारी भारत की लंबाई नहीं है यार। है भाई, लंबाई इतनी तो है, 33,000 कुछ है, 32-33,000। हम कह रहे ट्रांस साइबेरियन लाइन 9289 किलोमीटर है, और ये हमारी पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक कितनी है भारत की, उत्तर से दक्षिण? हाँ सॉरी, 32,000 नहीं है ना, 3200 है, और इसमें कितनी, 9000। सही कह रहे हो ये, हाँ सही है सही। अब मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठा, डाटा भूल गए थे हम। ये 9000 है, तो मतलब भारत की लंबाई से ज़्यादा है ये वाली लाइन, बहुत बड़ी लाइन है। अच्छा 9200, ये हाँ पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक लाइन ये वाली पूछी जाती है। यह स्टेशन का नाम या किस देश में, फ्रांस में। अच्छा, यहाँ सबसे बड़ी झील मिलती है कौन सी? ये कौन सा पढ़ा रहे हैं हम? फ्रांस चल रहा है अभी। ओ रसिया, फ्रांस रसिया पढ़ रहे हैं, रसिया कंट्री पढ़ रहे हैं, रसिया रूस ही पढ़ रहे हैं। अच्छा रूस में हम पढ़ रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी
झील है वो कैस्पियन सागर है। और डीपेस्ट लेक, सबसे गहरी लीक है जो कौन सी है, बैकाल झील। ये 1741 किलोमीटर गहरी है, यह ताजे पानी की। अच्छा रुको रुको, हमें लग रहा है कुछ और चल गया है शायद, रुको, क्योंकि ये बेटा हमने जो पढ़ाना शुरू किया है, जो रूस पढ़ाना शुरू कर दिया है ना, ये रसिया पढ़ाना शुरू कर दिया है। रसिया, हाँ रसिया ही तो पढ़ रहे हैं, रूस। रुको रुको रुको, ये रसिया है ना, ये एशिया का भाग पढ़ाने लग गए हम, है ना। ये यूरोप तो खत्म हो गया मेरे भाई, रूस आ गया ये अलग से हैं। अरे नहीं, अभी तो 40 मिनट की क्लास हुई है, हो जान दो, कोई दिक्कत नहीं। इस रसिया में जितना पढ़ रहे हैं इसको कंप्लीट करते हैं अभी। अरे भाई लास्ट में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट में भाई, बहुत लास्ट में आ गए। ये रसिया अलग से है, ये एशिया का है ना, हमने ध्यान नहीं दिया वहाँ पे। अच्छा यहाँ पर आगे थे, सबसे डीपेस्ट हो गई है, सबसे गहरी झील कौन सी, बैकाल। और सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर। और अगर हम ये वाला तो आपको याद है, वैसे हमें बताने की जरूरत नहीं, ये वाला रटवा रखा पॉपुलेशन के हिसाब से, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। और वो सांप सीढ़ी वाला गेम दिमाग में रखना यार, ये चला। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से चले, क्षेत्रफल के हिसाब से चले तो यूरोप को छोड़ देना, और जनसंख्या के हिसाब से चले तो सबको लेकर चलना, है ना। अभी दोबारा समझा देंगे। और ये हमारा क्षेत्रफल के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आगे देखो, मैंने कुछ बताने की कोशिश करी है बेटा कि यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, ये ग्रेट ब्रिटेन, ये तो हम बता चुके यार आपको अभी थोड़ी देर पहले। मतलब जो यूके है, ये ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्थ आयरलैंड को अगर जोड़ लें तो हमारा यूके बन जाता है, और इसकी कैपिटल लंदन है। और ये जलयान कहे तो डॉकयार्ड के लिए, मतलब डॉकयार्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और ये लोकेटेड यानी टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ये बात यूके की कर रहे हैं। और यूरोप में हंगरी या पुस्ताज घास के मैदान मिलते हैं। कौन से, पुस्ताज घास के मैदान, और इसके हंगरी मिलते हैं। यूरोप का एक हंगरी देश है ना, वहां पर पुस्ताज घास के मैदान मिलते हैं। और अगर बात करें, यहाँ पे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। और ये वाली बात बता चुके हैं। एक बार हमें कहाँ पे चलना चाहिए मेरे भाई, हमें यहाँ पर ये चलना चाहिए, किधर गया ये वाला। इस वाले मैप पे एक बार सभी बच्चे नजर डाल लो, जितना हम बताएं उतना कर लो, बस काम हो जाएगा। अच्छा हम पहले बोलेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल कैसे, नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, और इसके बाद में यूरोप। और इसी हिसाब से नंबरिंग 3 इकट्ठे, 2 ये, फिर ऑस्ट्रेलिया और ये। अब जनसंख्या के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। और यही क्रम दिया हुआ था यहाँ पर। ऐसे करके हमारे कॉन्टिनेंट तो हो गए फिनिश मेरे भाई। एशिया महाद्वीप करा चुका हूँ, अगला चैप्टर जो भी होगा हम कराएंगे आपको। यहाँ तक इतना ही रखें। ओके, थैंक यू।